जय स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो इतना इंटरेस्टिंग है जो शायद ही आपने कभी देखा होगा या किसी ने आपको बताया होगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंजंक्शन की सॉल्व एक्सरसाइज जो एक्सीलेंट बुक में 22 एक्सरसाइज नंबर है। हम लोग बात ऐसी करने जा रहे हैं जो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने पर मजबूर करेगा। और मैं कहता हूं ना, वीडियो लास्ट तक देखना और वो चीज आज आपके सामने होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये जो 15 क्वेश्चन रखे हैं ना आपके सामने, ये पूरे कंजंक्शन का तोड़ निचोड़ है। इसलिए वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा समझ में आएंगी और मैं आपको एक दो रूल और आज इसमें ऐड करके बताऊंगा, क्योंकि आज की ये लास्ट क्लास। तो आते सबसे पहला अपना सेंटेंस देखते हैं। ये आपके इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं, करेक्ट आपको करना है और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बताना कि कैसा लगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू में फॉल। यहां पर सेंटेंस पूरा होगा कि वर्क हार्ड लेस्ट यू में फॉल। अब आपको मैंने कल ही एक रूल बताया था कि जब भी लिस्ट आएगा, लिस्ट एक ऐसा निगेटिव वर्ड है जिसके बाद वाला सेंटेंस में हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? शुड का प्रयोग करते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज पूरे साइट पर देख लो, नहीं मिलेगी। खूब मैंने सर्च किया तभी मैंने ये चीज आपके सामने रखी। आप भी सर्च करिए कि कंजंक्शन सॉल्व्ड एक्सरसाइज यूपी बोर्ड या सिंटैक्स कंजंक्शन सॉल्व्ड एक्सरसाइज यूपी बोर्ड, नहीं मिलेगी, ये अब मिलेगी। उसके बाद है नेक्स्ट कि दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। मैंने आपको बताया था कि दो आए या ऑल दो आए, दो आए या ऑल दो आए, तो इनके साथ हमेशा हम बट का प्रयोग ना करके क्या यूज करते हैं भैया? तो इनके साथ हमेशा हम येट का प्रयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं? येट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तो गलती क्या है इसमें कि अनलेस एक खुद निगेटिव वर्ड है, इसलिए इनके बाद वाले सेंटेंस जो होते हैं या इनके साथ वाले सेंटेंस जो होते हैं उनमें कभी भी हम डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट यानी निगेटिव वर्ड का प्रयोग ही नहीं करते। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तो ये 2-3 सेंटेंस शुरू है, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगला देखते हैं, आई रिगार्ड हिम माई फ्रेंड। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि यहां तक तो 3 बड़ा आसान था, बड़ा मजा आया होगा। चौथे में समस्या है कि अब क्या करें, चौथा कैसे करें। तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा एज का प्रयोग होता है। जिनके बाद हमेशा क्या होता है? एज का प्रयोग होता है। तो वो उन वर्ब्स को जानो, उन वर्ब्स को पहचानो। तो वर्ब में है जैसे रिगार्ड है, डिस्क्राइब है, मेंशन है, डिफाइन है, रिप्रेजेंट है। इन वर्ड्स को याद रखना, डिस्क्राइब, मेंशन, रिप्रेजेंट, है ना, और रिगार्ड, डिफाइन, ट्रीट, इन वर्ड्स को याद रखना। आदि वर्ब के बाद एज का प्रयोग होता है। आदि वर्ब के बाद एज का प्रयोग होता है। तो आई रिगार्ड हिम एज, मैंने उससे अपना संबंध दोस्त की तरह बताया या बनाया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो रिगार्ड हो गया, डिस्क्राइब हो गया, मेंशन हो गया, ट्रीट हो गया, डिफाइन हो गया। इनके बाद हमेशा एज कंजंक्शन रखते हैं। आया ना मजा? चौथा सेंटेंस में हिलने लगा ना सब कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, उसको ठहरा देंगे। अगला है, आई डाउट दैट ही विल कम। सेंटेंस की हिंदी समझो कि मुझे शक है, मुझे संदेह है कि वह आएगा। अब सोचो कि आने की बात हो रही है यानी समय की बात हो रही है कि वो कब आएगा। तो भैया जब समय की बात होती है तो क्या दैट लगाते हैं? दैट का प्रयोग नहीं करते ना। समय के लिए कल ही मैंने आपको बताया था कि व्हेन का यूज होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही सेंटेंस फंसाते हैं। एक एक नंबर की कीमत होती है यूपी बोर्ड में। एक नंबर घटा तो 59% आया और एक नंबर बढ़ा तो फर्स्ट डिवीजन यानी 60% आया। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो गलती करो मेरे भाई, आप बिल्कुल वो गलती मत करना। मेरा वादा है आपसे, मैं गलती होने भी नहीं दूंगा। लेकिन अब वही है कि कसम खा के बैठे हो कि हम समझेंगे ही नहीं,
तो फिर भैया उस पर क्या कर सकते हैं। लेकिन शुक्ला जी का वादा है आपसे कि आपको ये चीज कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि योर सिस्टर टॉक्स, तुम्हारी बहन बोलती है एज इफ, मानो की शी इज मैड, वो पागल है। तो एज इफ और एज दो, अगर ये शब्द आते हैं तो इनकी हिंदी होती है मानो की। और इनके बाद कल ही मैंने आपको बताया था कि इनके बाद हमेशा क्या यूज होता है, वर का प्रयोग होता है। क्या यूज करते हैं भैया, वर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करते हैं, ये मैंने आपको बताया था कल। नेक्स्ट है डू सो यू लाइक, डू सो यू लाइक या डू एज यू लाइक, करो जैसा तुम पसंद करते हो, करो जैसा तुम पसंद करते हो। तो सो की जगह क्या आ जाएगा, एज आएगा कि नहीं आएगा। एज मीन्स क्या होता है, जैसा होता है। अगला आते हैं कि लुक आफ्टर यू लीप, लुक आफ्टर यू लीप, ये एक कहावत है कि जैसा, लुक आफ्टर यू लीप, तो यहां पर इसका जो वर्ड है लुक बिफोर यू लीप, जैसा कहोगे वैसा मिलेगा, यानी जैसा किसी के साथ व्यवहार करोगे उसी तरह तुम्हें भी चीजें मिलेंगी। या यहां पर जैसा बोगे वैसा काटोगे, या सोच समझ कर बोलना, वही सारी चीजें हैं। तो आफ्टर की जगह क्या हो जाएगा, आफ्टर की जगह क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। आफ्टर की जगह क्या होगा भैया, बिफोर होगा। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी दैट वाई दे हैड गॉन देयर। खुद सोचो, अगर आपने नरेशन कभी पढ़ा है तो नरेशन का ही एक सेंटेंस है, और देखो कि वाई के बाद दे आया, तो वाई एक कंजंक्शन है। आपको पता है ना डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट, ये सब क्या होते हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच में कंजंक्शन का काम करते हैं। उसके तुरंत बाद क्या यूज करते हैं, हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो यहां पर दैट का क्या काम, दैट का यहां पर कोई काम नहीं है, इसलिए दैट यहां पर नहीं लगेगा, दैट को हटाना होगा। तो ही आस्क्ड मी व्हाई दे हैड गॉन देयर, अब आप समझ गए होंगे। नंबर 10वें में आते हैं, ही हेल्प्स यू इफ यू विल गो देयर। अब यहां पर एक रूल है, मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूं, 1 मिनट के लिए उसका समय देखना। कि जब भी आपने पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि जब भी इफ का यूज होता है तो इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होता है, इफ के बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। ये दिमाग में भर लो, घुसेड़ लो, कहीं से भी जाए, लेकिन जाए दिमाग में कि इफ के बाद वाला वाक्य, मेरे साथ पढ़ो, इफ के बाद वाला वाक्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। फिर से पढ़ो, इफ के बाद वाला वाक्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। उसके बाद वाला वाक्य, उसके बाद वाला वाक्य फ्यूचर में होता है। तो इफ के बाद वाला वाक्य प्रेजेंट में होता है, सिंपल प्रेजेंट में, और उसके बाद वाला वाक्य सिंपल फ्यूचर में होता है। ये याद रखना, हमेशा इस चीज को याद रखना, क्योंकि गागी ये दोनों का निकलेगा कि अगर तुम वहां जाओगे वह तुम्हारी मदद करेगा, तो जाओगे गागी गे, मदद करेगा गागी गे। हमको यही लगता है कि भैया गागी गे आया तो यानी विल का यूज होना चाहिए, लेकिन अगर तुम वहां जाओगे, यदि तुम वहां जाओगे, तो यदि और अगर के लिए ही इफ का प्रयोग होता है, और इफ के बाद वाला वाक्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, और उसके बाद वाला वाक्य हमेशा फ्यूचर में होता है। अब देखो, ही हेल्प्स यू, और फिर इफ देखो, इफ के बाद वाला वाक्य प्रेजेंट में होता है ना, तो यहां पर विल लगाने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो मत लगाओ। तो इफ यू गो देयर, ही, और यहां पर आप क्या करेंगे, क्योंकि भाई इसके बाद वाला वाक्य तो क्या है, सिंपल प्रेजेंट में आया, लेकिन उसके बाद वाला वाक्य क्योंकि अगर बीच में इफ होता तो यहां से कॉमा लगा के ही हेल्प्स यू करते, लेकिन क्योंकि शुरुआत ही इससे हुई है, बीच में इफ आया है, तो यहां पर इस सेंटेंस को क्या करोगे, विल से जोड़ दोगे, ही विल हेल्प यू। ठीक है, क्लियर हुआ, और हेल्प हटा देना। क्लियर हुआ? तो ऐसे इफ को समझना है तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है इफ के साथ।
तो याद रखो इफ के बाद वाला वाक्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, उसके बाद वाला वाक्य हमेशा फ्यूचर में होता है। या इसको ऐसे भी समझो कि इफ अगर बीच में आया है, इफ अगर बीच में आया है तो इफ के बाद वाला प्रेजेंट में और इफ से पहले वाला फ्यूचर में, ऐसे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ही एज वेल एज यू आर टायर्ड ऑफ इट। अब यहां पर भी एक रूल होता है, आपको मैं बता देता हूं कि जब भी एज वेल एज की बात हो जाए, नाइदर नॉर की बात हो जाए, आइदर और की बात हो जाए, ये तीन कंजंक्शन एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, ये कंजंक्शन से अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए, दो सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे यहां पर ही है और यहां पर यू है, जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एज वेल एज, यहीं पे नाइदर नॉर आइदर और आ जाए, तो हमेशा याद रखना कि जो हेल्पिंग वर्ब आएगी भैया, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो ही के साथ आर आएगा कि इज आएगा, तो ही के साथ आपका आंसर होना चाहिए कि सर ही के साथ तो इज आएगा, आर तो आएगा नहीं, क्योंकि तीन कंजंक्शन एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, अगर इनसे दो सब्जेक्ट को जोड़ा जा रहा है तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती, ना कि दूसरे वाले के हिसाब से। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। वेट हियर, यही इंतजार करो, टिल आई विल रिटर्न, जब तक मैं ना आऊं। और जब शर्त की बात होती है तो अनलेस लगाते हैं, और जब समय की बात होती है तो अनटिल लगाते हैं ना। तो यहां टिल क्या कर रहा है भाई, यहां क्या होना चाहिए, अनटिल होना चाहिए, तो अनलेस की जगह अनटिल, तो वेट हियर अनटिल आई विल रिटर्न। क्लियर है? नंबर 13, हिज आंसर was such that I expected, और मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि सच तथा सेम के बाद हमेशा क्या यूज होता है, एज का यूज होता है, तो दैट यहां क्या कर रहा है, हटा दो दैट को। अगला है ही नॉट ओनली बिल्ट अ हाउस बट ऑल्सो अ बिजनेस। तो देखो नॉट ओनली तो अच्छा है भाई, लेकिन नॉट ओनली का जो ज्वाइंट कंजंक्शन है वो होता है बट आल्सो होता है, लेकिन यहां दिया क्या था, केवल बट दिया था, तो बट की जगह पर क्या करोगे, बट आल्सो का प्रयोग करोगे। क्लियर है? समझ में आई बात? अब हम लोग बात करते हैं कुछ थोड़ा सा एक दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको भी लिखा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। खैर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिए थे, करीब 20-25 सेंटेंस थे, लेकिन मैंने 14 सेंटेंस लिए हैं जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। और जो सेंटेंस नहीं लिए हैं वो इन्हीं से रिलेटेड हैं। बार बार एक दो सेंटेंस, जैसे लिस्ट का 2-3 सेंटेंस आया है, अनटिल अनलेस का 3-4 सेंटेंस आया है, तो मैंने केवल इंपॉर्टेंट लिए हैं। अब मैं बात करूंगा 2-3 रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है कि सपोज के साथ इफ आता है तो क्या हम दोनों का यूज करते हैं या अलग अलग करते हैं, है ना। सपोज के साथ इफ आता है तो हम दोनों का यूज करते हैं या अलग अलग करते हैं, या उसके अलावा और भी वर्ड है कि अगर वर्ड आता है कि जैसे व्हेन और इफ के बाद हमेशा देन, हमेशा कॉमा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लोग देन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ ऐसे ही रूल हैं 2-3, वो भी हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो रूल नंबर 3 मैं आपके सामने लिखूंगा, उसके बाद क्लास ओवर कर दूंगा, और कल मैं प्रीपोजिशन की शुरुआत करूंगा। और इस वीडियो को भाई शेयर करना जरूर, बड़ा भैया हम तुम्हारे लिए बहुत सोचते, तुम हमारे लिए सोचो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा, तो बता देना यार, लोगों को, दोस्तों को बता देना, शेयर कर देना। आगे बढ़ते हैं, 3 आपके सामने आपका रूल आएगा, देखना ध्यान से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग रूल की बात करते हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट रूल थे जो छूट गए। यानी मैं चाहता हूं कि आपका एक भी रूल ना छूटे, आपका कंजंक्शन पूरी तरह से क्लियर हो। और आज इसीलिए मैं तीसरा वीडियो कंजंक्शन के लिए ही बना रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं कि हाँ, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, आप उसको आराम से इजिली सॉल्व कर लेंगे और दूसरों को भी बता सकते हैं। एग्जाम में नहीं, किसी को ज्ञान देने के सेंस में, यानी कोई पूछ रहा है तो उसको अच्छे से समझा सकते हो क्या कारण उसके पीछे। तो पहला रूल है कि सपोज और इफ का प्रयोग साथ साथ नहीं होता, क्योंकि सपोज का मतलब भी मान लेना होता है और यदि का, इफ का मतलब भी शर्त होता है। तो मान लो और यदि अगर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, तो सपोज और इफ का प्रयोग भैया साथ में नहीं होता, ये याद रखो। तो सपोज इफ द प्रिंसिपल कम, और देख लो इफ के बाद सेंटेंस हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में है, और बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर में है। तो मान लो यदि प्रिंसिपल आ जाए तुम्हें
फाइन भरना होगा। तो इसका क्या बनेगा कि सपोज, या तो इफ रखो या तो सपोज करो। तो इन दोनों को ना रखकर आप क्या करेंगे, सपोजिंग वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भैया, सपोजिंग। ये याद रखना है थोड़ा सा, सपोजिंग, सपोजिंग का यूज करना है। सपोजिंग द प्रिंसिपल कम, कॉमा करके, यू विल बी फाइंड। अब ये सही है। तो सपोज और इफ साथ में आए तो आपको परेशान नहीं होना, आप उसका जब करेक्ट बनाएंगे तो सपोजिंग का यूज करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। रूल नंबर सेकंड आता है कि व्हेन और इफ के बाद, व्हेन और इफ से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है के बाद सदैव कॉमा का प्रयोग होता है, देन का नहीं। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग सेंटेंस को जोड़ने के लिए, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग देन का यूज करते हैं। क्योंकि देन का मतलब होता है तो, तब, फिर, उसके बाद। जैसे आई विल गो देयर देन आई विल कॉल यू। तो देन का तो यूज बोलने में अच्छा है, रिटन में अच्छा नहीं, क्योंकि आप बोलते समय जोड़ सकते हैं। बोलते समय लोग यू नो, यू सी, देन, ओके ये वर्ड यूज करते हैं, लेकिन ये बोलते समय अच्छा है, रिटन में नहीं अच्छा है। इसलिए रिटन में रूल आपको देखना है, ध्यान देना होता है। तो इफ, व्हेन और इफ के बाद सदैव कॉमा का प्रयोग होता है, देन का नहीं। ठीक है। अब देखो जैसे इफ आई गो देयर या व्हेन आई गो देयर, अब यहां पर देन का यूज हुआ है, देन का यूज हुआ है, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस लगाया हमने कि आई विल कॉल यू। मैं यदि मैं वहां जाऊंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। अब इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा कि इफ आई गो देयर, और फिर देयर के बाद कॉमा लगाओगे। क्या लगाओगे, कॉमा, देन को हटा दोगे, फिर पूरा लिख दोगे कि आई विल कॉल यू। ये होगा, यानी सेंटेंस को जोड़ने के लिए अच्छा लगता है देन, कोई दिक्कत नहीं है, बोलते भी ये लोग, लेकिन बोलने में ही है केवल, लिखने में ऐसा नहीं है। लिखने में कॉमा लगाना। लास्ट हमारा रूल क्या है कि रिगार्ड हो गया, डिस्क्राइब हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, डिफाइन और ट्रीट, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे शब्द हैं, रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, डिफाइन और ट्रीट। इनके साथ हमेशा एज का प्रयोग होता है, इनके साथ हमेशा एज का प्रयोग होता है। लेकिन नेम, कॉल, थिंक, कंसीडर, नेम, कॉल, थिंक, कंसीडर, नेम, कॉल, थिंक, कंसीडर के साथ कभी भी एज का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता, नहीं होता, और इसके साथ होता है, होता है, होता है। ठीक है। तो ये 4-5 शब्द याद रखना है आपको, जो बहुत हेल्पफुल करेंगे आपके लिए कि रिगार्ड, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, डिफाइन, ट्रीट के साथ एज का प्रयोग करते हैं। और अभी आपको मैंने सेंटेंस बताया ना कि आई रिगार्ड हिम फ्रेंड, तो आई रिगार्ड हिम एज फ्रेंड। उसी तरह से नेम, कॉल, थिंक, कंसीडर, इन तीनों के साथ कभी भी एज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज के लिए मैं इतने पे छोड़ के आपको जा रहा हूं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने लास्ट तक देखा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसलिए इस क्लास को शेयर कर देना। कंजंक्शन नाम का जो भूत अभी तक था आपसे दूर, उसको आपने पकड़कर अपनी जेब में डाल लिया। अब वो कहीं जा नहीं सकता, आपका गुलाम है, चाहे जैसे नचा लेना, चाहे जिसके साथ नचा देना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन की क्लास बहुत धमाकेदार होगी, इसलिए वेट करना, मजा आने वाला है। मैं बहुत जल्दी लाइव आपसे मिलने वाला हूं बाबू, बहुत परेशान हूं मैं कि मैं कैसे लाइव मिलूं, लेकिन मिलूंगा जरूर। और फिर वही कहता हूं कि शुक्ला जी का कहना है अपना वादा पूरा करना है, और वादा क्या है, जनवरी शुरुआत, आपका सिलेबस ओवर। चलिए फिर, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।